तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो आज हम लेके आ चुके हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आपको पता है इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आइए बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो पहले इसकी बात करेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की। सबसे पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों पावर को डिवाइड करना। जब पावर एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सबसे पहली बार ये काम किया था लॉर्ड मेयो ने। इवन दो इन्होंने कंप्लीटली नहीं किया था, इसीलिए इनको ज़्यादा उपाधि नहीं दी गई। बट 1882 12 साल बाद लॉर्ड रिपन जब आए तो उन्होंने रिजोल्यूशन लाया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, कई बार आपसे ये बेसिक सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब सवाल आता है कि पंचायती राज सिस्टम था किसका, कहाँ से आया। तो ये पूरा विजन गांधी जी का था। वो कहते थे कि गांव-गांव तक हमें चीज़ें पहुंचानी होगी। तो महात्मा गांधी ने इन्विजन की थी कम्प्रिहेंसिव विलेज स्वराज स्ट्रक्चर, और इसके 4 पिलर्स उन्होंने बताए थे। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे उन्होंने कहा था लोकल गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करना होगा, जिसके फादर आपको तो पता ही हैं, कौन है भाई, लॉर्ड रिपन है। ठीक, फिर लेजिस्लेटिव पावर डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रास रूट्स, मतलब अगर लोअर लेवल पे पावर दी जाएगी तो ऊपर तक भी काम सही से होगा। रूरल इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट विलेज इकोनॉमीज, विलेज के पास पैसा है और अपने से काम करें। और जुडिशरी, लोकलाइज्ड एंड एसेसिबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, डीपीएसपी में इसका लिंकेज की अगर हम बात करें, डीपीएसपी में लिंकेज की बात करें तो आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी जो है वो स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए और उन्हें नेसेसरी पावर दिया जाए। क्योंकि अगर पावर ही नहीं दी जाएगी तो पंचायती राज सिस्टम होने का मतलब क्या होगा। ठीक है, इसीलिए ये बात आपको याद रखनी है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ इसके बारे में याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1957 में बच्चों है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया, एक सेकेंड एक एक करके बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर मैकेनिज्म बताया, 3 टियर आर्किटेक्चर बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि सबसे ऊपर जिला समिति होनी चाहिए जिसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, फिर पंचायत समिति होनी चाहिए जिसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और फिर ग्राम पंचायत होंगे जिसके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। इसका सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ था, नागौर राजस्थान में। ये सब क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये नहीं कि एग्जाम में है तो आपको लगे कि अरे यार बीपीएससी है बिहार का पूछ रहा है, ये यूपीएससी है तो उत्तर प्रदेश या बिहार ही होगा। बट सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन नागौर राजस्थान में हुआ था। तो जो आज हम यूज़ करते हैं वो बलवंत राय मेहता कमेटी से आया है, इस बात को याद रखिएगा। फिर 1976 में अशोक मेहता कमेटी आई। पिछली बात को इन्होंने माना नहीं, और एक सेकेंड फोटो कोई बढ़िया, हाँ ये ठीक है। और इनसे जनता दल ने कहा कि भैया कुछ नया बताइए। अब ये घबरा गए कि नया कहाँ से बताया जाए, तो उन्होंने कहा 2 टियर सिस्टम लेके आते हैं, जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो इन्होंने इन 2 की बात कर दी। इनका की रिकमेंडेशन क्या था कि कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन देना चाहिए ताकि रिसोर्स को मूव कराया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रहेगी तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट आर्बिट्ररली डिसॉल्व दिस बॉडीज़, ऐसे ही आप डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये सही से फंक्शन नहीं कर रहे। तो अभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप डिसॉल्व तो कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पर अगर वो सही से काम नहीं कर रही हैं तभी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंट फिर कई सारी एडवाइजरी बॉडीज़ आई, बट अभी का जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है भाई, बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर जीवीके राव कमेटी आई, फिर एलएम सिंघवी कमेटी आई, और पीके थंगन और गाडगिल कमेटी आई। इन्होंने अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया। किन किन चीज़ों पे किया एक बार देख लेते हैं। इन्होंने रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी को इवेल्युएट किया। ठीक है, कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या है। फिर एलएम सिंघवी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की और कहा कि न्याय पंचायत को भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और पीकी थंगन और गाडगिल कमेटी जो थी वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की। तो इतनी कमिटीज़ थी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे काम कर रही थी। बट जो सबसे मेन जिस पे आज का 3 लेवल ऑफ 3 टियर सिस्टम है दैट इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए आगे बात करते हैं। अब किस अमेंडमेंट से आया, देखिए 2 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और दोनों का एनालिसिस करेंगे, साथ साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया 1992 का, उसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया।
पार्ट 9 लेके आया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, 243 से 243O। और 11th शेड्यूल ये इन्फोर्स कब हुआ था, 1993 में। आया था 92 में पर इन्फोर्स हुआ था 93 में। और फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1992 का, इसने म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था। इसने पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 243P से 243ZG था और 12th शेड्यूल में था। ठीक है, अब स्टेट एग्जाम्पल की बात देते हैं। द कन्फर्मिंग एक्ट वॉज पास्ड इन मध्य प्रदेश ऑन 30 दिसंबर 1993 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 1994। अब आइए कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं ताकि हमें समझ में आए दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि एक 72nd अमेंडमेंट से, एक 73rd अमेंडमेंट से, एक 11th शेड्यूल है, एक 12th शेड्यूल है। इतनी बातें तो हमें पता ही चल गई। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स की। आर्टिकल 243 की बात करते हैं पंचायती राज की। तो इसमें ग्राम सभा होता है जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं विलेज के, एंड इट फोकसेस हैवली ऑन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशंस, क्योंकि गांव में 75% या ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही इंगेज होते हैं। वही 243P की बात करें, देखिए पहला आर्टिकल दोनों का डिफाइन करता है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख या 1 मिलियन है। तो कई बार आपसे इजी क्वेश्चन पूछना होगा तो डेफिनेशन भी पूछ सकता है। अगला आता है आर्टिकल 243B। 243B की बात करें तो ये 3 टियर पिरामिड की बात करता है। स्ट्रक्चर बताता है 243B। ये कहता है इसमें ज़िला परिषद होगा, समिति या ब्लॉक होगा और ग्राम पंचायत होगा। अगर किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है तो पंचायत समिति एब्सेंट होगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात में याद रखना है कि कितने से कम होगा तो पंचायत समिति एब्सेंट होगी, 20 लाख से कम। वहीं अगर हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, तो इनका 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ होगा। नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरियाज जो रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल जो स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो लार्ज मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज़ के लिए है। तो आप बताइए आप इनमें से किस से बिलोंग करते हैं। अगला बात करता है इलेक्शन का, 243C और 243R। मेंबर्स एट ऑल लेवल आर इलेक्टेड वाया डायरेक्ट इलेक्शंस। दोनों में ही क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहा है। प्रधान जो है वो स्टेट लॉ से आएगा। चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत समिति एंड जिला प्रमुख आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो कौन से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और कौन से इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। और इसमें द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ दिस काउंसिल इज डिफाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेशन। जैसा स्टेट लेजिस्लेटर चाहेगा वैसा इलेक्शन करा सकता है। 243D रिजर्वेशन और 243T रिजर्वेशन की बात करता है। आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला डेफिनीशन था, दूसरा स्ट्रक्चर था, तीसरा इलेक्शन था और चौथा क्या है, रिजर्वेशन है। SC/ST रिजर्वेशन पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से होगा और यहाँ पे भी सेम रूरल बॉडी जैसा ही होगा, मतलब जो पंचायत में हो रहा है वही यहाँ भी मान्य होगा। अब वुमेन रिजर्वेशन दोनों जगह 1/3 मैंडेटरी है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन दोनों जगह 1/3 मैंडेटरी है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगली बात आती है ड्यूरेशन या टेन्योर की। ठीक है, इनका टेन्योर 5 साल का होता है। डिसॉल्व किया जा सकता है कंप्लीशन के पहले अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो। अगर अर्ली डिसॉल्व किया जाए तो जितना रिमेनिंग पीरियड बचा है जो कि 6 महीने से कम होना चाहिए, उसमें नया इलेक्शन होगा और तब तक जो पुरानी बॉडी है वही सर्व करेगी। और यहाँ पे भी सेम कहानी है ड्यूरेशन और टेन्योर की। ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है, जहाँ डिफरेंस है वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा। जो भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, यहाँ भी सेम कहानी है। मिनिमम एज 21 ईयर्स है, यहाँ भी मिनिमम एज 21 ईयर्स है। तो दोनों में कहानी सेम चल रही है, कुछ भी अभी तक नया नहीं आया है। पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं तो पावर एंड फंक्शन 243G में और 243W में होता है। ये कहता है इनका काम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग करेंगे और सोशल जस्टिस की प्लानिंग करेंगे। ये भी सेम काम करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस। ये गांव में बात करेंगे और ये शहर में बात करेंगे। और ये 11th शेड्यूल के अंदर आते हैं और ये 12th शेड्यूल के अंदर आते हैं। अब फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं। कई आपसे अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो फाइनेंशियल पावर से पूछा जा सकता है। अब इनके पास कौन कौन सी पावर है, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं आएगा तो काम क्या करेंगे, पैसा तो आना चाहिए। तो देखें, लेवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट स्पेसिफाइड ड्यूटीज़, फीस, टैक्सेस एंड टोल्स, इतनी सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस भी दिए जाते हैं पंचायत को जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ग्रांटेड एड्स भी दिए जाते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सेम कहानी आपके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए भी की जाती है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन दोनों के लिए बनाया जाता है, दोनों के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन ही बनाया जाता है। हर 5 साल में बनेगा। इसका फंक्शन क्या होगा,
डिटरमाइंस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, जो स्टेट पंचायत ने पैसा कलेक्ट किया है वो स्टेट और पंचायत में कैसे बटेगा इसके बारे में बात करता है। ग्रांट इन एड्स की बात करता है और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी बढ़ाई जाए उसकी बात करता है। देखिए बच्चों, आइडिया जैसे अगर आप आज ही स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी बढ़िया कर रहे हैं तो उसके लिए पहले ज़रूरी है ना कि पैसा आना चाहिए। पैसा ही नहीं आएगा तो आप कितना भी बढ़िया आइडिया लेके बैठिए, कितना भी मेहनत करिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। पैसा बहुत ज़रूरी होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन सेम काम म्यूनिसपैलिटीज़ में भी करता है। फिर आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एज डिटरमाइंड बाय लॉज इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा भी स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है उसी के हिसाब से होगा और यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, ठीक है। कुछ भी नया अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है भाई, हर जगह सब सेम ही है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, जिसके हेड कौन होंगे, गवर्नर होंगे। सर्विस कंडीशन टेन्योर स्टेट लॉ डिटरमाइन करेगा और तभी वो वैसे ही रिमूव किए जाएंगे जैसे हाई कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं। इनका एक्सपेंडिचर स्टेट बजट पे होगा। फंक्शन क्या क्या होता है इनका, सुप्रिटेंडेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल, एलोकेशन ऑफ सीट एंड कंडक्ट ऑफ लोकल इलेक्शंस। सेम काम स्टेट इलेक्शन कमीशन म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए भी करेगा। अब बार ऑन जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स कंसर्निंग टू द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट का कोई हाथ पैर यहाँ नहीं चलता है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भी सेम कहानी है। अब एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, कौन कौन सी जगह यहाँ से नहीं है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो इन दोनों से एग्जेम्प्ट किए जाते हैं, कौन कौन से, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। M&M एक चॉकलेट है, M&M है वो चॉकलेट का नाम, तो M&M है, पर आपको याद करने के लिए M&M करना होगा। M&M जो है वो इस आर्टिकल से, मतलब पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटी से एग्जेम्प्ट है, ठीक। जो भी फिफ्थ शेड्यूल्स एरिया हैं जो भी फिफ्थ शेड्यूल्स एरिया है वो भी इससे बाहर है। नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक हिल एरियाज इंक्लूडिंग द हिल्स ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग, तो इस एरिया के लिए भी ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों आपका पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं क्वेश्चंस उन्हीं से आ रहा है, ठीक है। और हमने कई बार बोला है आपको वो चीज़ें गलत नहीं करनी है जो सब लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।